डियर स्टूडेंट, आज हम sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स के एटॉमिक ऑर्बिटल्स के कोफिशिएंट्स की कैलकुलेशन के बारे में पढ़ेंगे। आप जैसा कि जानते हैं कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर एक s और दो p ऑर्बिटल आपस में मिक्स होकर तीन इक्वल एनर्जी के ऑर्बिटल्स बनाते हैं। और जब ये तीन ऑर्बिटल्स बनेंगे तो इन तीन ऑर्बिटल्स का, जैसा कि हमने देखा था पहले भी पूर्व में भी, कि वेव फंक्शन जो है वो तीन आएंगे। इसके अंदर प्रत्येक ऑर्बिटल का एक एक वेव फंक्शन आएगा। प्रत्येक ऑर्बिटल में अगर हम देखें वेव फंक्शन लिखना, तो उसके अंदर psi1 इज इक्वल टू a1 psi s, फिर psi p x के कारण कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ b1 psi p x और फिर c1 psi p y। इसी प्रकार psi2 हम लिख सकते हैं a2 psi s, b2 psi p x और c2 psi p y। इसी प्रकार psi3 भी हम यहाँ पर इक्वेशन लिख सकते हैं a3 b3 और c3 की फॉर्म के अंदर। यहाँ पर a b जो c के ये जो कोफिशिएंट्स दे रखे हैं हमने, ये सारे के सारे लीनियर कॉम्बिनेशन कोफिशिएंट है, या इनको हम मिक्सिंग कोफिशिएंट्स भी कहते हैं, यानी सरल रेखीय संयोजन इनको गुणांक कहते हैं, या हम इसको मिश्रित गुणांक भी कहते हैं। और इनको हम क्वांटम मैकेनिक्स या क्वांटम यांत्रिकी के जो अभिधारणा है उनके आधार पर परिकलित कर सकते हैं, या इनका हम निर्धारण कर सकते हैं। सो अकॉर्डिंग टू थर्ड कंसेप्ट, हमने देखा था पूर्व के अंदर, जो पहले वाले हमने sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल के एटॉमिक ऑर्बिटल्स के गुणांकों का परिकलन किया था। हमने वहां पर तीन कंसेप्ट दिए थे कि ये जो तरंग फलन होते हैं वो सामान्यीकृत होते हैं, ये ऑर्थोगोनल होते हैं, लंबकोणीय होते हैं और इक्विवेलेंट होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू थर्ड कंसेप्ट, यहाँ पर हमने ये कहा कि तीनों के तीनों जो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स हैं वो इक्विवेलेंट होते हैं, यानी कि समतुल्यांक होते हैं। और s ऑर्बिटल जो है वो स्फेरिकली सिमेट्रिकल होता है, गोलाकार सममितीय होता है। तो उस स्थिति के अंदर जो चार्ज डेंसिटी है या आवेश घनत्व है वो सभी ऑर्बिटल्स के अंदर बराबर डिस्ट्रीब्यूट होगा, इक्वल रूप से डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो उस स्थिति के अंदर हम ये इक्वेशन लिख सकते हैं a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर इज इक्वल टू 1/3। प्रत्येक जो ऑर्बिटल है उसका कॉन्ट्रीब्यूशन, या उसमें जो चार्ज डेंसिटी है, आवेश घनत्व है, उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो 1/3 के बराबर होगा। इस प्रकार a1 a2 a3 की जो वैल्यू अगर हम लिख सकते हैं इस प्रकार 1/√3, यहाँ पर हमने स्क्वायर रूट निकाल लिया। सो 1/√3 a1 की वैल्यू हमको ज्ञात हो, a1 a2 a3 की हमको वैल्यू ज्ञात हो गई इन गुणांकों की। जैसा कि हम जानते हैं कि जो psi1 है उसको हमने x एक्सिस के अलोंग लिया है। तो x एक्सिस के अगर हम अलोंग लेते हैं तो उस स्थिति के अंदर हम ये कहते हैं कि जो कंट्रीब्यूशन होगा s और px ऑर्बिटल्स का होगा, और बाकी जो ऑर्बिटल्स है py ऑर्बिटल्स है उसका जो py जो ऑर्बिटल है उसका जो भी अंशदान होगा, इसके अंदर कंट्रीब्यूशन होगा, वो 0 होगा। क्यों? क्योंकि ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है ये x एक्सिस के अलोंग है। हमने x एक्सिस के अलोंग वाले जो ऑर्बिटल है उसका हमने तरंग फलन लिया है यहाँ पर psi1। सो psi1 हम फर्स्ट कंडीशन लगा देते हैं कि psi1 इज नॉर्मलाइज वेव फंक्शन। psi1 जो है वो एक सामान्यकृत तरंग फलन है। तो उस स्थिति के अंदर a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। जैसा कि हमें मालूम ही हमने लिया था तरंग फलन का psi स्क्वायर 2 इज इक्वल टू 1। हमने वही कंडीशन यहाँ पर लगा दी है। और इस प्रकार चूंकि C1 की वैल्यू यहाँ पर 0 हो जाएगी, क्योंकि PY का यहाँ पर कंट्रीब्यूशन नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर C1 का जो कंट्रीब्यूशन है वो 0 मानेंगे। अब हम इस इक्वेशन को इस प्रकार से लिख सकते हैं a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और a1 की वैल्यू हमको मालूम है 1/√3 होता है। तो यहाँ पर हम इक्वेशन नंबर 6 के अंदर इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सो 1/3 प्लस b1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 और b1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2/3। और जब b1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2/3 आ जाएगा तो b1 की वैल्यू हम स्क्वायर रूट के द्वारा निकाल सकते हैं कि 2/3। तो इस प्रकार हमारे पास b1 की वैल्यू भी ज्ञात हो गई है। अब हमें सेकंड कंडीशन, जो सेकंड कंसेप्ट था उसके अंदर हमने कहा था कि जो वेव फंक्शंस होते हैं वो ऑर्थोगोनल होते हैं। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि psi1 और psi2 ऑर्थोगोनल होगा, psi1 और psi3 भी ऑर्थोगोनल होगा। तो psi1 psi2 डिटो इज इक्वल टू 0 और psi1 psi3 डिटो इज इक्वल टू 0। नाउ अकॉर्डिंग टू कंसेप्ट ऑफ ऑर्थोगोनलिटी, अब हम इसके अंदर psi1 psi2 के अकॉर्डिंगली a1 a2 और b1 b2 को 0 कर देते हैं। और इसी प्रकार psi1 psi3 के अकॉर्डिंगली हम a1 a3 और b1 b3 को हम 0 कर देते हैं। b2 का मान अगर हम इस इक्वेशन के द्वारा निकालें, ये आएगा माइनस, इसका साइन चेंज हो जाएगा क्योंकि b1 b2 इज इक्वल टू माइनस a1 a2 हो जाएगा। सो
B2 इज इक्वल टू माइनस A1 A2 डिवाइडेड बाय B1, ये इक्वेशन नंबर 9 से लिया है। यहाँ पर हमने इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी है, A1 और A2 की जो हमने ज्ञात की थी और B1 की भी जो हमने वैल्यू ज्ञात की थी वो हमने सब्स्टिट्यूट कर दी है, तो ये वैल्यू आई है -1/√6। इसी प्रकार इक्वेशन नंबर 10 से हम B3 की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। सो यहाँ पर B1 B3 इज इक्वल टू माइनस A1 A3, B3 इज इक्वल टू माइनस A1 A3 बाय B1 हो जाएगा। ये हमने निकाला है इक्वेशन नंबर 10 से। सो यहाँ पर अगेन A1 A3 और B1 के मान हमने सब्स्टिट्यूट कर दिए, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, तो हमारे पास आ गया -1/√6। सो अब हम सेकेंड वाले वेव फंक्शन के लिए बात करते हैं कि साइड 2 जो है वो नॉर्मलाइज फंक्शन है, क्योंकि हमने यहाँ पर यहाँ तक अभी तक हमने A1 A2 A3 B2 B3 की वैल्यू निकाल दी है। अब साइड 2 भी क्योंकि नॉर्मलाइज फंक्शन है तो हमने लिख दिया साइड 2 स्क्वायर D2 इज इक्वल टू 1। सो A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो C स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस, अगर इन दोनों को इधर ले आएंगे तो माइनस A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर हो जाएगा। इसके अंदर क्योंकि हमें A2 और B2 की वैल्यू मालूम है, हम C2 की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो 1 माइनस, यहाँ पर हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, C2 की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 1/√2। इनका अगर हम एलसीएम ले लेंगे तो 6 आएगा, 6 आएगा तो यहाँ पर 2 प्लस 1, सो 3/6, तो 3/6 कितना हो जाएगा 1/, ये हम इसको सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करने के बाद हमें मिल जाएगा 1/√2। तो साइड 3 जो वैल्यू है, देन अब हमें तीसरे वाले वेव फंक्शन के लिए भी लेना पड़ेगा। तीसरा वाला जो वेव फंक्शन है वो भी नॉर्मलाइज वेव फंक्शन है। जब वेव फंक्शन नॉर्मलाइज होगा तो अगेन साइड 3 स्क्वायर D2 इज इक्वल टू 1, तो A3 B3 C3 इज इक्वल टू स्क्वायर इनका इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। इसी प्रकार हम C3 की वैल्यू भी निकालेंगे, तो C3 की वैल्यू क्योंकि 1/2 वही आ गई, तो C3 की वैल्यू जो आएगी वो आ जाएगी 1/√2। यहाँ पर हम प्लस भी साइन हो सकता है, इसके अंदर माइनस भी साइन हो सकता है, क्योंकि हम दोनों ही लेते हैं। यहाँ पर हमने प्लस वाला साइन ले लिया, तो यहाँ पर हम प्लस माइनस कुछ भी, दोनों में से कुछ भी वैल्यू इसकी हो सकती है। अब C2 और C3, क्योंकि यहाँ पर हमने इसलिए वो साइन लिया था क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि ये दोनों जो है बिल्कुल डिफरेंट होंगे। अगर हमने C2 को पॉजिटिव ले लिया तो C3 जो है वो नेगेटिव होगा, इसीलिए हमने प्लस माइनस का साइन वहां पर लिया था। और अगर वैसे वर्सा उल्टा होगा तो बिल्कुल रिवर्स हो जाएगा। तो इस प्रकार अगर हम वेव फंक्शन, अब हम कंडीशन लगाते हैं साइड 2 और साइड 3 की, क्योंकि प्रत्येक वेव फंक्शन आपस के अंदर ऑर्थोगोनल होते हैं। पहले हमने साइड 1 के रेस्पेक्ट में साइड 2 और साइड 3 की कंडीशन लगाई, अब हम साइड 2 के रेस्पेक्ट में साइड 3 की कंडीशन लगा रहे हैं। इस प्रकार साइड 2 साइड 3 ऑर्थोगोनल होंगे। तो ऑर्थोगोनलिटी की कंडीशन हमें मालूम ही है कि इन सबको हमें मल्टीप्लाई करके और फिर 0 के इक्वलेंट करना पड़ता है, क्योंकि साइड 2 साइड 3 D2 विल बी इक्वल टू 0। वही कंडीशन हमने यहाँ लगा दी है। और इस प्रकार हम कंडीशंस, सारी कंडीशंस लगाकर, और जब हमें सारी वैल्यूज ये मालूम पड़ गई हैं, A1 A2 B1 B2 C1 C2 C3 A3 B3, सारी वैल्यूज जब हमको मालूम पड़ जाती हैं, इस प्रकार हम पहली वाली इक्वेशन जो है जिसके अंदर हमने psi1 लिखा था, A1 psi s प्लस B1 psi p x प्लस C1 psi p y, वहां पर हमने C1 को तो 0 कर ही दिया। अब हमने यहाँ पर A1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी और B1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, तो psi1 की वैल्यू मिल गई हमको। इसी प्रकार psi2 के अंदर हमने लिखा था A2 psi s B2 psi px और B3 B2 psi px और C3 psi py। यहाँ पर हमने A2 की वैल्यू रखी, हमने यहाँ पर B2 की वैल्यू रखी है, और इसी प्रकार यहाँ पर हमने C2 की वैल्यू रख दी है। और इसी प्रकार यहाँ पर जो थर्ड हमारे पास था psi3 इज इक्वल टू A3 psi s B3 psi px और C3 psi py। यहाँ पर हमने A3 की वैल्यू रखी, फिर हमने B3 की वैल्यू रखी है, और फिर यहाँ पर हमने इसकी C की वैल्यू C3 जो है उसकी वैल्यू हमने रख दी है। अगर हमने C2 को पॉजिटिव लिया तो हम C3 को यहाँ पर नेगेटिव करेंगे। इन्हीं कंसेप्ट के आधार पर हम sp2 जो है इसके पूरे हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैं, इनके हम वेव फंक्शंस को निकाल सकते हैं। इनके गुणांकों का हमने परिकलन किया जिसके द्वारा हम इनके वेव फंक्शंस की वैल्यू दे सकते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि त्रिकोणीय समतलीय होता है, ट्रायगोनल प्लेनर होता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन वाला। यहाँ पर
ट्रायंगुलर कोप्लेनर होता है। तो ट्रायंगुलर कोप्लेनर की स्थिति में मतलब त्रिकोणीय जो है ये समतलीय होता है। उस स्थिति के अंदर हम इसके अंदर जब f की वैल्यूज भी कैलकुलेट करते हैं तो f की वैल्यूज के आधार पर हम कहते हैं कि इसके अंदर 3 समतुल्य XY तल के अंदर संकरित कक्षक हमको प्राप्त होते हैं और इनके मध्य का जो कोण है वो 120 डिग्री होता है, जो कि हम अगले उसमें देखेंगे।